हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ निर्मल पीजी कॉलेज। सो लास्ट क्लास में अपन क्या कर रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड पढ़ रहे थे। क्लियर। ये आपको डायग्राम बताया था मैंने, फाई प्लस डेल फाई आपका एक स्केलर फंक्शन है। उसका ग्रेडियंट भी मैंने कैलकुलेट किया था। क्या था, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू था वेक्टर फॉर्म में डी फाई ओवर डी एन इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी थी, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक और डेरिवेशन है इसका कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या आपके पास कोई भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है लाइक दिस, एक्स वाई एंड जेड। ये आपका क्या होता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और ये इसके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि आपका जो एक्स वाई जेड वाला जो सिस्टम है वो क्या है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसमें मैं वैल्यू देखूंगा कि जो ग्रेडियंट फाई है उसकी जो वैल्यू है वो क्या मेरे को मिलती है, क्या मैं उसको फाइंड करता हूँ। तो उससे पहले यहाँ देखना, आपका जो स्मॉल आर वेक्टर था उसको मैंने क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर बोला था। क्या बोला था उसको मैंने, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो आपका स्मॉल आर वेक्टर है वो किसके रूप में है, जैसे आपने आराम से ये वाली चीज़ें पढ़ी होंगी, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स कैसे भी ले सकते हो, बस राउंड में होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और वेक्टर लॉ को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके एक्स वाई एंड जेड। तो इस O और इस P के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल आर वेक्टर। तो उस स्मॉल आर वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका सेंट्रल पॉइंट है जिसके पॉइंट्स कितने हैं, 0,0,0। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका यदि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी आर वेक्टर क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और स्मॉल आर वेक्टर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे जो डी आर वेक्टर है, स्मॉल डी आर वेक्टर है, वो क्या बता रहा है कि आर में कितना चेंज हो रहा है, आर में कितना चेंज हो रहा है, डेल आर वेक्टर या डी आर वेक्टर, यानी पी से क्यू पे जा रहे हैं तो कितना चेंज हो रहा है, डी आर वेक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे आर में चेंज डी आर है तो एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा, जेड में भी चेंज होगा। ये मैथमेटिक्स में आप आराम से पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। तो ये क्या होगा, डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप। क्लियर। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्मॉल डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसका क्यों बताया है मैंने, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 2 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4, डेरिवेशन चल रहा है पूरा, तो इक्वेशन नंबर 4। मैं क्या बोल रहा हूं
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर विद इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के साथ क्या करना है, डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, स्मॉल डी आर वेक्टर का इक्वेशन नंबर 4 के साथ। तो करिए क्या होगा, ग्रेडियंट फाई डॉट स्मॉल डी आर वेक्टर इक्वल टू, सही कर रहे हैं। और यहाँ पे स्मॉल डी आर वेक्टर क्या है वो अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, डी फाई ओवर डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको बस डी आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और ये वाला आ जाएगी आपकी फॉर्म। और अपन जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, आया ना, यस और नो, क्लियर। और मॉड ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए, मॉड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इनटू कॉस थीटा। तभी तो आप लिखते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां से मैं एन कैप डॉट डी आर वेक्टर जब लिखूंगा तो क्या मिलेगा, एक तरह से ए डॉट बी की तरह बिहेव कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा ऑलवेज कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऑलवेज 1। तो ये आ जाएगा आपका एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, डी आर वेक्टर का डी आर इंटू कॉस थीटा के इक्वल, ये हो जाएगा आपका एन कैप डॉट डी आर वेक्टर के इक्वल। तो एन कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, डी आर कॉस थीटा के इक्वल। अब यहां देखना एन कैप डॉट डी आर वेक्टर, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, अच्छा उससे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉस थीटा की वैल्यू फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ था अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डेल एन क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, डेल आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डेल एन क्या था, डेल एन वाज लेस देन डेल आर, या डेल एन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो यहाँ पे बेस क्या था अपना, डेल एन, और हाइपोटेनियस क्या था, डेल आर। तो कॉस थीटा की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल आर, चूंकि अपन कंप्लीट डिफरेंशिएशन के रूप में बात कर रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डी एन, और डेल आर का वैल्यू डी आर। कॉस थीटा विल बी डी एन अपॉन डी आर। तो यहाँ पे मैं डी एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताइए। कैन आई राइट डी एन इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, यस ऑब्वियसली आई कैन राइट डी एन, डी आर को इधर भेज दो, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा कॉस थीटा के साथ, तो डी एन विल बी डी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5, अब ये डायग्राम की को अपने को कोई जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड दिस डायग्राम। फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या होगा, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर विल बी डी फाई ओवर डी एन, तो है ही आपका, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर उसको क्या लिख दिया मैंने, डी आर कॉस थीटा,
लिख सकता हूँ ना, एन कैप डॉट डी आर को लिख दिया मैंने डी आर कॉस थीटा, और डी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एन, एन कैप डॉट डी आर को लिख दिया मैंने डी आर कॉस थीटा, और डी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी फाइव ओवर डी एन इंटू डी एन। समझ में आया ना, एन कैप डॉट डी आर कॉस थीटा, और डी आर कॉस थीटा क्या है आपका डी एन के इक्वल में। तो यहाँ पे ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वैक्टर विल बी, डी एन से डी एन कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, इक्वल टू डी फाई, इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी अपनी ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं थी। आगे देखना अब इसको एक्स वाई जेड के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। तो अभी डायग्राम याद कीजिए, ठीक है। डायग्राम में क्या था आपका एक्स वाई और जेड था, डायग्राम में क्या था आपका एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे सपोज करना, लेट अस सपोज फाई इज ए फंक्शन ऑफ, क्या है जो स्केलर फंक्शन फाई है, लेट सपोज फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये अपने को सपोज करना है कि जो स्केलर फंक्शन है फाई है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड, जो कि होगा भी, क्योंकि ये होगा भी, बिकॉज ये होगा क्यों होगा, क्योंकि अपन ने जो स्केलर फील्ड माना है वो किस में माना है, एक्स वाई जेड में माना है, नहीं माना। तो यहाँ पे फाई क्या मान लिया अपन ने, सपोज कर लिया कि फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, यदि कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन के अगर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ऐसे भी कर सकते हो चाहे तो आप, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दोनों तरीके हैं आपके पास, ये भी और ये भी। तो अपन देख रहे हैं यहाँ से भी देख सकते हो। और फाई जे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो गया, वेयर एक चीज और है, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट, क्या है, क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है, मैंने बोल तो दिया आपको कि एक्स वाई और जेड क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स का जो भी वैल्यू है वो वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई का वैल्यू एक्स और जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, और जेड का वैल्यू एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक्स में अगर मैं कोई चेंज करूंगा, एक्स में यदि मैं कोई चेंज करूंगा तो वाई और जेड में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार वाई में करूंगा तो एक्स और जेड में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार जेड में कोई चेंज करूंगा तो एक्स और वाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। एक्स में चेंज किया वाई जेड में कोई चेंज नहीं, वाई में चेंज किया एक्स और जेड में कोई चेंज नहीं, जेड में चेंज किया एक्स और वाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये एक इसकी मेन बात है जो अपन आगे यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। तो क्या है, एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज टू ईच अदर, या ऐसे भी बोल सकते हो एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो एक आपने नाम सुना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे रहा हूं मैं, एक अच्छे से नाम सुना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन
पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन है, कंप्लीट में तो मतलब है उसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में यदि मैं करना चाहूँ तो। पार्शियल का मतलब है कि सेम क्वांटिटी है, कोई फंक्शन है, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में अलग होगा, वाई के रिस्पेक्ट में अलग होगा और जेड के रिस्पेक्ट में अलग होगा, लेकिन तीनों का एक ही रूप में अपन के उसको डिफाइन करेंगे। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ देखना, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, या इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कोई वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसे है। तो इसका मेरे को क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या इसको चलो ठीक है, कैपिटल एफ लिख लेते हैं। कैपिटल एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे अपन इस वाले फंक्शन का, वो कैसे करेंगे कि डी एफ इक्वल टू, क्या होगा, डी एफ इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब है डी एफ जो है वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है एफ को एक्स वाई जेड के पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में डिफाइन करना। तो डी एफ को या एफ को डिफाइन कर रहे हैं डी एफ इक्वल टू, इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया डी एफ। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई और जेड को कांस्टेंट रखते हुए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, प्लस देखिए डेल पार्शियल को बता रहा है, तो एफ का, या इसको ऐसे कर लो, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, वाई और जेड कांस्टेंट है, मैं चाहे तो आपको नीचे लिख सकता हूँ, प्लस अब क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट, यानी कि डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई, क्या कांस्टेंट होगा यहाँ पे, एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका डेल एफ ओवर डेल जेड डी जेड, और क्या कांस्टेंट होगा यहाँ पे, एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया, ये आपको इस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना है। ये तो कैसा फंक्शन था, एक्स वाई जेड के रूप में। अगर सपोज करना ये फंक्शन कुछ इस प्रकार ही होता, तो फंक्शन एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड, तो कैसे करते, क्या है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। अब क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विल बी, क्या होगा, इसका एफ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, एक्स के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। यहाँ 3 है, 4 है वेरिएबल, 5 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, एक के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर बाकी के क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएंगे। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई, क्या करना है यहाँ पे, एक्स को कांस्टेंट करना। जेड होता तो जेड आ जाता, और मान लो कोई टी होता तो टी भी हो जाता, अगर कोई फलाना ठिकाना वाला कोई भी वेरिएबल होता तो वो भी आ जाता। क्लियर, तो यहाँ पे अब तो सीख गए होंगे, अब से आपके पास ये है, यहाँ अगर ये आपको पता लग गया तो आप क्या कर सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, क्या होगा,
डी फाई इक्वल टू, वहां पे फंक्शन क्या था, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सेम हो जाएगा, एफ की जगह क्या आ जाएगा बस फाई। तो डी फाई विल बी डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड। इक्वेशन नंबर 8। यहाँ क्या है, वाई और जेड कांस्टेंट है, एक्स और जेड कांस्टेंट है, एक्स और वाई कांस्टेंट है जेड के रिस्पेक्ट में। आई होप आपके समझ में आ रहा है। फालतू की बात अपन कर नहीं रहे हैं, एज इट इज चल रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप आते जा रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 8 तक समझ में आ गया, तो एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास सपोज करना दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, टू वेक्टर से सपोज करना आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर वी। क्लियर? अब वेक्टर ए जो है आपका, उसके जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड। इसी प्रकार बी के क्या है, इसके जो कंपोनेंट्स है वो कितने कौन कौन से हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। एक्स में कंपोनेंट अलग है, वाई में अलग है, जेड में अलग है। इसी प्रकार बी वेक्टर क्या है आपका, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो आप जानते हो ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं अपन, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये तो आप जानते हो। इसी प्रकार बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं अपन, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हाँ या ना, लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो वेक्टर्स का मैं स्केलर प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, दो वेक्टर्स है आपके पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों को क्या करना है आपको, स्केलर प्रोडक्ट करना है। क्या करना है आपको, दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो ए और बी का करोगे तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। आई कैप का जे कैप के कैप के साथ क्या जाएगा, जीरो, नील बटे सन्नाटा। इसी प्रकार जे कैप का आई कैप के कैप के साथ कुछ नहीं, के कैप का आई कैप जे कैप के साथ कुछ नहीं, आई कैप का आई कैप के साथ एक, जे कैप का जे कैप के साथ वन, के कैप का के कैप के साथ वन। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर? तो आप आराम से कर सकते हो, क्या बन जाएगा ये, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको, आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्यों बताया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका यूज करूंगा मैं इसको सेपरेट करने के लिए। इक्वेशन 8 को दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको मैं दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में लिखूंगा। तो उसके लिए मेरे को इसकी ज़रूरत है। अच्छा, मैं अगर आपसे उल्टा पूछूं तो, अपोजिट पूछूं तो, कि ये आपका ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड है, तो उसको आप इस रूप में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसके जैसा पहले वाली। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को दो, या इस वाली इक्वेशन को दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हो, ऐसे आया ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इसको भी दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो या नहीं। मान लो ये आपका ए एक्स है, ये आपका बी एक्स है,
ये आपका ए वाई है, ये आपका बी वाई है, ये आपका ए जेड है और ये आपका क्या है, बी जेड है। तो क्या होगा कि यहाँ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड तीनों को कैसे लिख दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स ये है, ए वाई ये है, ए जेड ये है, मान लेते हैं अगर मेरे को डिफाइन करना है तो। और बी एक्स ये है, बी वाई ये है, बी जेड ये है। तो इक्वेशन नंबर 8 को दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। क्या होगा, डी फाई इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के रूप में इसको डिफाइन कर दें, इस वाली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ अब इसका काम खत्म हुआ। टाटा बोल दीजिए इसको, ये गया अब ऊपर। तो ये आपका आ गया डॉट प्रोडक्ट के रूप में दो वेक्टर्स के। अब देखना डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप को मैं पहले ही डी आर वैक्टर के रूप में डिफाइन कर चुका हूँ या नहीं, हाँ ये पहले कर दिया था क्योंकि मुझे पता था ये आने वाला है। तो आपका जो इक्वेशन है डी फाई इक्वल टू ये वाली इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप डॉट डी आर। तो इसको कैसे लिख दिया मैंने, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप को क्या लिख दिया मैंने, डी आर वैक्टर के रूप में। और ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 9। क्लियर। तो अब देखना इक्वेशन नंबर 6 एंड 9 मैं क्या बोल रहा हूं, कंपेयर इक्वेशन 6 एंड 9। इसको चलो आप उल्टा लिख लो, ऐसे लिख लो, डी फाई इक्वल टू एक ही बात है वो तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वैक्टर। ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूं इक्वेशन नंबर 6 और 9 में क्या सिमिलरिटी है। देखिए डी फाई इक्वल टू डी फाई, डी आर वैक्टर इक्वल टू डी आर वैक्टर। तो जो ग्रेडियंट फाई है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इफ आई कंपेयर इक्वेशन नंबर 6 एंड 9 देन द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई विल बी ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। और यही क्या है आपका, यही सत्य है, दिस इज ट्रू that the gradient of a scalar function phi can be represented in a Cartesian coordinate system xyz as following। दिस इक्वेशन की तरह इस इक्वेशन में देखिए डेल फाई और डेल एक्स फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और मैं आपको पहले बता रहा था कि किसी भी ग्रेडियंट फाई का या किसी भी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर फाई क्या है आपका, स्केलर, इसका क्या ले लिया मैंने, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट ले लिया। तो आई कैप जे कैप के कैप किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी। एक्स के रूप में, वाई के रूप में, जेड के रूप में डिफाइन किया है। फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, डिफरेंशिएशन, कीपिंग वाई और जेड कांस्टेंट। मैं आपको बता चुका हूँ एक्स वाई जेड क्या है, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट, कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। तो ये क्या है आपका, ग्रेडियंट फाई आपका एक फंक्शन है एक्स वाई जेड के रूप में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कुछ आपके फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर फंक्शन हैं, लाइक
अपन जानते हैं हीट को कैसे डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के रूप में डिफाइन किया जाता है। हीट को कैसे डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के रूप में। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपकी हीट फ्लो होगी। टेम्परेचर क्या है, कंटेन ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ये तो आप जानते हो, बेसिक वाली बात है। टेम्परेचर क्या है, एनर्जी का कंटेन, और हीट क्या है, उस एनर्जी का फ्लो। तो जो कंटेन टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो एनर्जी कैसे कंटेन कर रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको अपन डिफाइन करते हैं डेल टी से, या डेल टी ओवर डेल एक्स, जैसे भी अपन डिफाइन करेंगे। हीट कैसे फ्लो होगी, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हो। और भी एग्जाम्पल है। जनरली जो ग्रेडियंट है वो यूज में आता है कि कोई आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए वो कैसे करते हैं, ये आप जानते हो। इलेक्ट्रिक करंट में भी अपन जानते हैं कि करंट डेंसिटी जो जे होती है उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके रूप में कैसे डिफाइन करते हैं। जे को अपन जानते हैं कैसे करते हैं, जो करंट डेंसिटी है उसको कैसे करते हैं, डेल बी ओवर डेल एक्स के रूप में। इसी प्रकार आपका और भी है, डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, उसको कैसे करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के ग्रेडियंट के रूप में रिप्रेजेंटेशन, E इक्वल टू माइनस डेल वी या माइनस डेल फाई। ये तो आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल करे होंगे इसके, E इक्वल टू माइनस डेल वी के। एक और बात है, आप एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, क्या आपके पास कोई फंक्शन है f(x), इसका मेरे को मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, f(x) इक्वल टू 0 कर दूँगा। अब वो देखना है मैक्सिमा है मिनिमा है, उसके लिए क्या करूँगा मैं, f"x ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी तो मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त होगा। जो पॉइंट हुआ है वो अपन डिफाइन कर लेंगे मैक्सिमा या मिनिमा है। तो आपको कोई फंक्शन है उसका मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करना है तो अपने कैसे क्या यूज आएगा, ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई क्या है, उसका अपकलन ही तो है, डिफ्रेंशिएशन ही तो है। फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, फाई का वाई के रिस्पेक्ट में, फाई का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो सपोज करना आपके पास एक बुक है ग्रिफिथ, उसका एग्जाम्पल भी है कि आपके पास एक एवरेस्ट है या कोई भी आपके पास पहाड़ है, माउंटेन है, उसका हाईएस्ट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, उसकी इक्वेशन आपको दी गई होगी। तो आपको उसका हाईएस्ट पॉइंट कैसे डिफाइन करना होगा कि आपको उसका फंक्शन दे दिया, सपोज करना है f(x), तो उसका ग्रेडियंट ले लो, ग्रेडियंट को 0 के इक्वल कर दो, वो आपका जो भी पॉइंट्स आएंगे वो मैक्सिमा या मिनिमा को डिफाइन करेंगे। वो देख सकते हैं अपन इस प्रकार से। तो ये आपका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो आप। तो ग्रेडियंट फाई क्या यूज में आता है कि मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। और कौन सा मैक्सिमा मिनिमा, कि रेट ऑफ जो चेंज हो रही है किसी भी फंक्शन की, यहाँ देखना जो रेट ऑफ चेंज होगी, कोई भी आपके स्टीप होगा या फ्लैट होगा, किस प्रकार से होगा, वो रेट ऑफ चेंज कैसे अपन डिफाइन करेंगे, ग्रेडियंट फाई के ऊपर। तो ये आपका टॉपिक था, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे देखेंगे अपन लाइन इंटीग्रल वगैरह के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।